इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, भाजपा के बागियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद में 19 बागियों को पार्टी से निकाल दिया गया। गाजियाबाद महानगर में चुनाव लड़ रहे 19 बागी 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भाजपा से पार्षद से टिकट कटने पर बागी हुए थे। तो ये बड़ी कार्रवाई, भाजपा की बागियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। 19 बागियों को पार्टी से निकाल दिया गया है। गाजियाबाद में ये 19 बागी हैं जिनको पार्टी से निकाला गया। गाजियाबाद महानगर में चुनाव लड़ रहे थे ये 19 बागी और ऐसे में 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भाजपा से पार्षद के टिकट कटने से ये बागी हुए थे। 6 वर्षों के लिए पार्टी से यहां पर बाहर का रास्ता इन्हें दिखा दिया गया। तो ये बड़ी कार्रवाई है बागियों के खिलाफ। भाजपा की 19 बागी थे जो कि पार्टी से अब 6 वर्षों के लिए निकाल दिए गए। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भाजपा से पार्षद के टिकट कटने पर ये सभी बागी हुए थे, लेकिन अब 6 वर्षों के लिए पार्टी ने कार्रवाई के तहत इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यूपी में आज 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों सीटों पर शाम 6 बजे मतदान होगा। स्वार सीट पर 6 जबकि 96 सीट पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों सीटों पर 2-2 महिलाएं भी चुनावी मैदान में हैं। इस दौरान 6,62,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इनमें 3,51,000 पुरुष, 3,11,000 महिलाएं हैं और ऐसे में 92 ट्रांसजेंडर मतदाता होने वाले हैं। नतीजे 13 मई को सभी के सामने आ जाएंगे। दोनों सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कुल 754 मतदेय स्थल और साथ ही साथ 492 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 2 सामान्य प्रेक्षक और 2 व्यय प्रेक्षक और साथ ही साथ 2 पुलिस प्रेक्षक भी तैनात किए हैं। और आपको बता दें कि अतिरिक्त 66 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 9 जोनल मजिस्ट्रेट, 70 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए। तो बड़ी संख्या में मताधिकार यहां पर पहुंचने का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं और ऐसे में मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस, सीपीएफ, पीएसी बल को तैनात किया गया है। मतदान केंद्र सीसीटीवी से लैस हैं ताकि निगरानी रखी जा सके। मतदान पर जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग तीनों नजर बनाए हुए हैं। तो 754 मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था भी की गई है। मतदान के दौरान सभी बीएलओ को मतदाता सूची के साथ ही हेल्प डेस्क पर तैनात किया गया। तो 6 बजे तक मतदान होना है। बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचने वाले हैं लोग मतदान के लिए और ऐसे में 96 से 8 प्रत्याशी यहां पर मैदान में है। 6,62,000 मतदाता बताए जा रहे हैं। 13 मई को इन दोनों सीटों के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। और मिर्जापुर के 96 और रामपुर के स्वार में अपना दल है। भाजपा ने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही सीटों पर भाजपा की साख दांव पर लगी हुई है। 96 सीट पर अपना दल जीती थी जबकि स्वार में सपा, ऐसे में स्वार में सपा के कद्दावर नेता आजम खान रामपुर जिले में अपना आखिरी गढ़ बचाने के पूरे जोर में लगे हुए हैं। मुस्लिम बहुल स्वार सीट पर सपा ने अनुराधा चौहान और अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी को टिकट दिया है। आपको बता दें बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। मिर्जापुर की बात करें तो 96 सीट 2017 और 22 में अपना दल ने जीती थी। अपना दल ने स्वर्गीय राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को यहां से प्रत्याशी बनाया है और सपा ने कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया। रिंकी कोल सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू है। तो 6 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में स्वार से। 96 की बात करें तो 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 6,62,000 मतदाता इस बार वोट डालने वाले हैं। 6 बजे तक यहाँ पर ये वोटिंग चलने वाली है, जिसके बाद 13 मई को यहाँ पर इस वोटिंग के नतीजे निकाय चुनाव में होने वाले मतदान के साथ ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सात 54 मतदेय हैं यहाँ पर और 492 मतदान केंद्र हैं। दोनों सीट पर 492 मतदाता बताए जा रहे हैं। और वहीं इस बार 96 विधानसभा में सपा और अपना दल इसकी सीधी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन किसकी सीट घटेगी, किसकी सीट बढ़ेगी, इसका फैसला जनता को करना है। उपचुनाव के संग्राम में सबसे ज्यादा चर्चा स्वार की है, जहां बिना चुनाव लड़े फिर एक बार आजम खान की साख दांव पर लगी हुई।
में वोट वाली चोट, विधानसभा में नंबर की दौड़। इस बार के संग्राम में आजम की अग्नि परीक्षा, क्या सपा कर पाएगी अपने किले की सुरक्षा? उत्तर प्रदेश में इस वक्त जितनी चर्चा निकाय चुनाव की है, उतनी ही चर्चा उपचुनाव की भी, क्योंकि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। जहां वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। अब इन दोनों ही सीट पर सपा और अपना दल एस की सीधी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की 96 और स्वार विधानसभा सीट पर कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब कल सुबह 7 बजे से जनता अपने वोट से नेताओं का हिसाब करेगी। देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में, जिसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, किसकी जीत होती है और किसकी हार। उपचुनाव की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा स्वार के संग्राम की हो रही, जहां आजम खान और उनके परिवार की साख दांव पर लगी है, क्योंकि आजम खान इससे पहले भाजपा के हाथों 2 उपचुनाव की लड़ाई हार चुके हैं। लेकिन अब्दुल्ला आजम को भरोसा है कि अगर चुनाव ईमानदारी से हुआ तो सपा को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार सपा ने स्वार में कई प्रयोग किए हैं। सबसे बड़ा प्रयोग यह है कि सपा ने इस बार अपना दल एस के मुस्लिम प्रत्याशी के सामने हिंदू उम्मीदवार उतारा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना दल एस और भाजपा ने स्वार में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना दल एस ने स्वार के जातीय समीकरण को समझते हुए स्थानीय उम्मीदवार पर दांव चला। स्वार की तरह ही 96 में भी सपा और अपना दल एस के बीच सीधी टक्कर है। अब कौन किसके गढ़ में सेंध लगाएगा और कौन अपना किला बचा पाएगा, इसका फैसला जनता को करना है। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं कर्नाटक में आज 224 सीटों के लिए मतदान होने वाला है। यहाँ एक चरण में वोटिंग हो रही है और नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। 224 विधानसभा सीटों में 36 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कुल 58,282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 28,886 शहरी क्षेत्रों में आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या 883 है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने संवेदनशील बूथों की पहचान कर विशेष व्यवस्था की है। कर्नाटक के 2023 विधानसभा चुनाव में तकरीबन 10 लाख पहली बार वोट करेंगे और ऐसे में कर्नाटक में सपा 14 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। और इस बार अखिलेश के साथ साथ मायावती और सीएम योगी ने कर्नाटक में जमकर चुनाव प्रचार किया है। तो 13 मई को भी कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आने वाले हैं और ऐसे में कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर ये अहम मतदान आज होने वाला है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। और आपको बता दें कि लगातार अखिलेश यादव, मायावती और सीएम योगी ने कर्नाटक में जमकर चुनाव प्रचार किया है, ताबड़तोड़ रैलियां की है और आज इस सीट पर यहां पर वोटिंग होने वाली। चलिए आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने वाला है और आज प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं। 38 जिलों में कुल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और तकरीबन 2 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने वाले हैं। कल मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर और अयोध्या जिलों के मतदाता महापौर चुनने के लिए अपना वोट डालने वाले हैं। शाहजहांपुर के लोग अपना पहला महापौर चुनने के लिए मतदान करेंगे, बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। दूसरे चरण में प्रदेश के 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में। नगर निगमों की बात करें तो पार्षद के 581 पद के लिए 3,840 उम्मीदवार, 95 नगर पालिका परिषदों की अध्यक्ष पद के लिए कई उम्मीदवार और नगर पालिका परिषदों के 2,520 सदस्यों के लिए 13,315 उम्मीदवार मैदान में है। नगर पंचायतों के 287 अध्यक्षों के लिए पद के लिए 2,942 उम्मीदवार और नगर पंचायतों के 3,459 सदस्यों के पद के लिए तकरीबन 18,000 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। तो कल निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। 13 मई को इसके नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें, स्वार और 96 उपचुनाव की जो मतदान है वो आज होने वाला है। ऐसे में उसके रिजल्ट भी 13 मई को सबके सामने आ जाएंगे। और नगर निकाय चुनाव के चरण के प्रचार में सीएम योगी ने करीब 50 रैलियां की। सीएम योगी ने पहले और दूसरे चरण में धुआंधार प्रचार किया। सूबे के सभी 18 मंडलों और 17 नगर निगम क्षेत्रों में पहुंचे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कानपुर, बांदा और चित्रकूट में जन समर्थन की अपील की। सीएम योगी ने गोरखपुर में 4, लखनऊ में 3, वाराणसी और अयोध्या में 2 रैली और सम्मेलन भी किए।
तो सीएम योगी ने खुद कमान संभाली, निकाय चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार किए, जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार किया था, रैलियां की थी और ऐसे में अब कल निकाय चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। 13 मई को इसके नतीजे सबके सामने आने वाले हैं। तो सीएम योगी ने यहाँ पर करीब 50 रैलियां की, ताबड़तोड़ प्रचार यहाँ पर किया गया है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करीब 10 जगहों पर जनसभाएं की। केवल 6 नगर निगम में ही प्रचार के लिए गए। और रही बात विधानसभा उपचुनाव की, तो अखिलेश यादव न स्वार सीट पर प्रचार के लिए गए और न ही मिर्जापुर की 96 सीट पर प्रचार करते। तो 10 जगह पर यहाँ पर जनसभा की है अखिलेश यादव ने और ऐसे में 96 और मिर्जापुर की जो 96 सीट है और स्वार की जो सीट है, वहां पर कोई भी प्रचार के लिए अखिलेश यादव नहीं जा पाए। तो कई जगहों पर अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया है, लेकिन 6 नगर निगम में प्रचार किया, लेकिन स्वार विधानसभा में प्रचार के लिए नहीं गए अखिलेश यादव। और माफिया अशरफ के गुर्गे फुरकान नबी का वीडियो एक सामने आया है। 5 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि बर्थडे का बताया जा रहा है। अशरफ के साले सद्दाम और लल्ला गद्दी का खास है फुरकान। आपको बता दें, जमीनों की खरीद फरोख्त करता था फुरकान नबी और ऐसे में बरेली जेल में बंद है। 5 केकों को बड़े से चाकू से काटता हुआ एक वीडियो उसका सामने आ रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 केक है यहाँ पर, बड़े से चाकू से उसको काटता हुआ नजर आ रहा है। जमीनों की खरीद फरोख्त करता था ये फुरकान नबी और ऐसे में तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग भी की जा रही है। पीलीभीत रोड स्थित होटल का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए इस तरीके से 5 केक बड़े से चाकू से काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ ताबड़तोड़ फायरिंग। 5 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। बर्थडे का वीडियो है, जहां पर अशरफ के साले सद्दाम और लल्ला गद्दी का खास फुरकान अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बरेली जेल में बंद है फुरकान नबी, लेकिन ये 5 महीने पहले का बर्थडे का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अशरफ के गुर्गे फुरकान नबी का ये वीडियो है, 5 महीने पहले का ये बर्थडे का वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट करते हुए 5 केकों को यहाँ पर बड़े से चाकू से काटते हुए, साथ ही साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। सीबीआई अफसर ने माफिया अतीक की मदद की थी। खबर चलने के बाद सरकारी वकील सामने आए। एबीपी गंगा के खुलासे पर एडीजीसी ने मुहर लगाई है। कार्रवाई की सिफारिश को भी सही माना है। गृह मंत्रालय के आदेश पर सीबीआई अफसर पर कार्रवाई होने वाली है। सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार पर यह कार्रवाई तय है। तो सीबीआई अफसर ने माफिया अतीक की मदद की थी। खबर चलने के बाद सरकारी वकील सामने आए हैं और एबीपी गंगा के खुलासे पर एजीडीसी ने यहां पर यह मुहर लगाई है। साथ ही साथ आपको बता दें, सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार पर अब कार्रवाई तय कर दी जाएगी। तो गृह मंत्रालय के आदेश पर सीबीआई अफसर पर अब यह कार्रवाई होने वाली है। सीबीआई अफसर ने ही माफिया अतीक की मदद की थी। एबीपी गंगा का यह खुलासा था, एडीजीसी ने इस पर मुहर लगा दी है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल अपहरण केस में सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार द्वारा माफिया अतीक अहमद के पक्ष में बयानबाजी किए जाने, खुलकर उनका बचाव किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एबीपी नेटवर्क पर हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद अभियोजन के लोग अब सामने आ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज के एडीजीसी क्रिमिनल सुशील वैश्य जी हैं, साथ ही साथ स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट के स्पेशल काउंसिल वीके सिंह साहब और गोपाल जी भी हमारे साथ हैं। हम इनसे समझ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अमित कुमार का पूरा मामला क्या है और क्यों आप लोगों को शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, किस तरीके की शिकायत की गई है और किस तरीके की सिफारिश की गई है। जो ये इस केस की विवेचना नहीं किए थे, उन्होंने ये कहा कि उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था। उन्होंने ये तथ्य के बारे में जब उनसे जिरह की गई तो उन्होंने ये नहीं बता पाए कि हमें किसके बयान से ये चीज़ें निकल के आई है और हमने अपनी केस डायरी में कहाँ इसका उल्लेख किया है। जबकि नियमतः ये है 161(3) CRPC में कि आप जो बयान में निकल के आता है उसको आप लेखबद्ध करिए, फिर उसी के आधार पर आप साक्ष्य संकलन करिए।
उनका ये बयान जो है न केवल इस केस को संदेहास्पद करने की उन्होंने कोशिश किया, बल्कि अपने स्वयं की जो राजूपाल मर्डर केस की विवेचना किया उसको भी संदेहास्पद स्थिति में खड़ा करने की कोशिश किया। अमित कुमार का इस केस से कोई देना नहीं था, क्योंकि वो डिनोई विवेचना कर रहे थे राजूपाल मर्डर केस की, और राजूपाल मर्डर केस में उन्होंने उमेश पाल का भी बयान लिया था, लेकिन बयान लेने के बाद भी चार्जशीट में राजूपाल को जो है विटनेस नहीं बनाया था। इस केस में उनको पता था अमित कुमार जी को कि उमेश पाल कंटेस्टेड बयान दे रहा है, उसका 164 का बयान हो चुका था और कोर्ट में उसका स्वयं का कंटेस्टेड बयान हुआ था। कहीं न कहीं से इतने बड़े माफिया और अभियुक्त को बचाने के लिए अमित कुमार जी ने ये प्रयास किया, इस कोर्ट में आकर के बचाव पक्ष की तरफ से बयान देने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से उमेश पाल अपहरण केस में के झूठा साबित किया जाए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अमित कुमार जो कि सीबीआई के डिप्टी एसपी हैं, अतीक अहमद से दोस्ती निभाकर उसका बचाव करके वो मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही अमित कुमार पर गाज गिर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सीबीआई की एक टीम प्रयागराज आकर डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस जा चुकी है। उस डॉक्यूमेंट्स, उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्दी अमित कुमार के खिलाफ एक्शन हो सकता है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। की हत्या का बदला लेने की धमकी पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से धमकी भरा ट्वीट किया गया था और पुंछ से ऑपरेट हो रहा था धमकी देने वाला ट्विटर हैंडल। द सज्जाद मुगल हैंडल से धमकी भरा ट्वीट पोस्ट किया गया था। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अतीक और उसके परिवार को लेकर पिछले 23 दिनों में 23 ट्वीट किए गए। 16 अप्रैल से 8 मई के बीच 23 दिनों में 23 ट्वीट किए गए हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। 16 अप्रैल से 8 मई के बीच 23 दिनों में 23 ट्वीट यहां पर किए गए। पुंछ से ऑपरेट हो रहा था धमकी देने वाला ट्विटर हैंडल और बताया जा रहा है कि द सज्जाद मुगल हैंडल से धमकी भरा ट्वीट पोस्ट किया गया। लगातार इस पूरे मामले पर नए खुलासे हो रहे हैं और आगे की कार्रवाई हो रही है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी के करीबी नामी शूटर अंगद राय की कल 2 संपत्ति कुर्क की। जब्त संपत्ति की करीब 7.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है और ऐसे में अंगद राय गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि शूटर अंगद राय पर कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं। कुख्यात अंगद राय फिलहाल जान से मारने की धमकी के आरोप में बिहार के कैमूर जेल में बंद है। गाजीपुर एसपी ने बताया कि उस पर 50,000 रुपए का नाम भी घोषित किया गया था। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर मुकदमा भी दर्ज था और इसी के तहत उस पर कुर्की की कार्रवाई भी की गई। की 2 बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति 14 के अंतर्गत जब्तीकरण उसका जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7.25 करोड़ के करीब है और इसकी अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा निकाला जा रहा है तथा इसके गैंग में और भी जो लोग थे उनका भी चिन्हीकरण करके उनके द्वारा भी जो अवैध और अपने कुकृत्यों से जो संपत्ति बनाई गई है उसका भी चिन्हीकरण कराया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर है, लिफ्ट में बच्ची को चाकू दिखाने का आरोप है। महागुनपुरम सोसाइटी की लिफ्ट में बच्ची को चाकू दिखाकर डराया गया। बच्ची के पिता की शिकायत के बाद आरोपी पर धमकाने का भी आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। महागुनपुरम सोसाइटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बच्ची को चाकू दिखाकर डराया गया है और इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चाकू दिखाकर यहाँ पर बच्ची को डराया गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हरदोई में दबंग महिला ने सर्राफा कारोबारी को चप्पल से पीटा। महिला ने कारोबारी और उसकी पत्नी को भी पीटा है। लेन देन के विवाद में महिला ने ये पूरी पिटाई की। सर्राफा कारोबारी और महिला के बीच का जो मारपीट का वीडियो था वो सीसीटीवी में कैद हो गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित सर्राफा कारोबारी ने पुलिस को 2 तहरीर दी है। पाली कस्बा के बाजार मोहल्ले का ये पूरा मामला देखिए किस तरीके से मारपीट यहां पर की गई है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का एक बयान सामने आया है। यूपी में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने के फैसले की उन्होंने तारीफ की है। फिल्म को सभी राज्यों में टैक्स फ्री करना चाहिए, दुष्यंत बोलते हुए नजर आए। फिल्म में हकीकत को दिखाया गया है। तो भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव है दुष्यंत गौतम, जिनका यह बयान सामने आया, द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का फैसला। उत्तर प्रदेश में फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, उत्तर प्रदेश में तो टैक्स फ्री किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि ये सिर्फ जाति द्वेष के तहत इस तरीके की फिल्म बनाई जा रही है। देश की इज्जत, सम्मान, बहन बेटियों का सम्मान, बहन बेटियों को बचाना, देश की बुराइयों के विरुद्ध खड़े होने वाली कोई भी फिल्म आएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वेस्ट बंगाल इस पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये फिल्म के पक्ष में वो खड़े क्यों नहीं होंगे। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये फिल्म आईएसआई का प्रदर्शन बताते कि वो असलियत क्या है। ये फिल्म बताती है कि हमारी बहन बेटियों की कैसे इज्जत लूटी जा रही है। ये फिल्म बता रही है किस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, किस प्रकार से कत्लेआम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वेस्ट बंगाल अपने वोट की पैरवी करता हुआ दिखाई देता है। अभी रामनवमी वाले दिन भी उन्होंने ऐसे किया था। मुसलमानों का एरिया, हिंदुओं का एरिया कब से बट गया लोकतंत्र के अंदर भाई। और साफ साफ कहना कि वो रमजान से हैं इसलिए आप उनके एरिया में नहीं जाइएगा। क्या हमारे हिंदुत्व की कोई आस्था नहीं होती है क्या? हमारी मूर्तियों को विसर्जन के लिए भी समय नहीं दिया जाता। ये उनकी मानसिकता की तुष्टीकरण के लिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने कि पहले अभी प्रधानमंत्री ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने अभी पीछे ही कहा था कि संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। ये उनके विचार दर्शाता है, उनको मालूम नहीं बदलता हुआ भारत है। और शुक्रिया से बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी ने कहा है फिल्म द केरला स्टोरी को सभी को देखना चाहिए और तमाम से राज्यों को भी टैक्स फ्री करना चाहिए। रोशन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और उत्तराखंड में कई धार्मिक स्थलों पर पुलिस ने लाउडस्पीकर हटवा दिए हैं और ये कार्रवाई मानक से तेज आवाज को लेकर की गई। पुलिस ने साफ कहा कि किसी भी तरह से निर्धारित साउंड से ज्यादा आवाज होने पर और भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो नियम तोड़ने पर ये सभी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। तय मानक से तेज साउंड पर यह पूरी कार्रवाई की गई है, जहां पर इन लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया है। कई धार्मिक स्थलों पर यह कार्रवाई की गई, लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। तेज साउंड करने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का यह कहना है। तो उत्तराखंड से खबर हम आपको दे रहे हैं। नियम तोड़ने पर यहां पर लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। तय मानक से तेज साउंड पर यह पूरी कार्रवाई की गई है, जहां पर निर्धारित साउंड जो थी उससे ज्यादा आवाज होने पर ये बड़ी कार्रवाई। और साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि तेज साउंड करने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि कई धार्मिक स्थलों पर यह कार्रवाई की गई, जहां से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। लाउड साउंड, तेज आवाज, तय मानक से अधिक आवाज होने पर यह पूरी कार्रवाई यहां पर की गई है। कई धार्मिक स्थलों पर यहां पर लाउडस्पीकर हटाए गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में पत्नी की बेरहमी से पिटाई की गई है। पति पर डंडे से पिटाई का आरोप है। पति के हमले में महिला का हाथ टूट गया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, लगातार वायरल होने लगा है। पति ने हमला किया था जिसमें महिला का हाथ टूट चुका है। देखिए तस्वीरें, सरेआम महिला की पिटाई यहां पर हो रही है। पति के हमले में महिला को चोटें लगी हैं, उसका हाथ टूट गया है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। देखिए वहां पे लोग भी मौजूद हैं आसपास। बेरहमी से प्रतापगढ़ का ये मामला है, जहां पर पत्नी की पिटाई की गई है। डंडे से पिटाई का आरोप है पति पर। देखिए वीडियो अब वायरल होने लगा है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।